अस्सलामुअलैकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम पढ़ी, उसके बाद साइनैप्स की स्टडी की। साइनैप्स की हमने दो टाइप्स की फर्दर डिटेल में स्टडी की। एक हमारे पास होता है केमिकल साइनैप्स और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। केमिकल साइनैप्स का हमने डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद हमने देखा कि न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह से रिलीज होता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की भी हमने दो टाइप्स पढ़ लिए। एक हमारे पास होते हैं स्लो मॉलिक्यूल्स और दूसरे हमारे पास होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स। फिर हमने देखा कि न्यूरोट्रांसमीटर जब प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से रिलीज होते हैं तो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाकर अटैच हो जाते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर की भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स और दूसरे हमारे पास होते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होते हैं कैटानिक चैनल्स और दूसरे हमारे पास होते हैं एनआयनिक चैनल्स। ठीक है, आज हमने ये देखना है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर आकर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पर अटैच होता है तो ऐसी क्या चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे कि हमें ये पता है कि नर्व सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है -65। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन कितना होता है -65 मिलीवोल्ट। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्केलेटल मसल एंड पेरिफेरल नर्व्स, जो कि हमें पता है कि स्केलेटल मसल और पेरिफेरल नर्व का कितना होता है -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। लेकिन जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स स्पेसिफिकली, उनका कितना होता है -65। तो ये -65 क्यों है? क्योंकि थोड़ी सी भी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी आएगी तो हमें एक्साइटेशन और इनहिबिशन जल्दी से हो जाएगी, हमें ज़्यादा आयन का फ्लो नहीं करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा कम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ताकि रैपिड रिस्पॉन्स जनरेट हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट आयन की कंसनट्रेशंस। तो कंसनट्रेशन डिफरेंस में हमारे पास आ जाते हैं, हमें पता है कि तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट आयंस जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास होते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, सोडियम की कंसनट्रेशन आउटसाइड द सेल ज़्यादा होती है। ठीक है, और पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, नो किया। ठीक है, एन फॉर सोडियम, ओ फॉर आउटसाइड। इससे हमें पता चल रहा है कि सोडियम की कंसनट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा है और के पोटेशियम, आई इनसाइड। के और आई से हम ये याद रख लेंगे कि पोटेशियम जो है वो इनसाइड ऑफ द सेल ज़्यादा होता है। ठीक है, इनकी कंसनट्रेशन कितनी होती है? सोडियम जो है वो आउटसाइड द सेल कितना होता है 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर्स, और इनसाइड द सेल सोडियम की कंसनट्रेशन कितनी होती है 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम की कंसनट्रेशन कितनी होती है? पोटेशियम आउटसाइड द सेल कम होता है, इनसाइड ज़्यादा होता है, तो अंदर इसकी कितनी होती है 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम की कंसनट्रेशन होती है इनसाइड द सेल, और आउटसाइड कितनी होती है 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये कंसनट्रेशन डिफरेंस आप लोगों को इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि आयंस जो है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि सोडियम की कंसनट्रेशन आउटसाइड द सेल ज़्यादा है तो सोडियम इनसाइड मूव करता है। ठीक है, और पोटेशियम की कंसनट्रेशन इनसाइड ऑफ द सेल ज़्यादा है तो ये आउटसाइड मूव करता है। इसी वजह से आप लोगों को कंसनट्रेशन डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से आयन की कंसनट्रेशन कौन से एरिया में ज़्यादा है और कौन से एरिया में कम है। उसके बाद जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आयन है वो है क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड की कंसनट्रेशन भी आउटसाइड द सेल ज़्यादा होती है और इनसाइड ये कम होता है। क्लोराइड की कितनी कंसनट्रेशन होती है? क्लोराइड जो है वो हमारे पास बाहर होता है 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और अंदर इसकी क्वांटिटी होती है 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद हमारे पास नर्व्स पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। नर्व्स पोटेंशियल बेसिकली क्या है? नर्व्स पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल जो कि जनरेट होता है फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। जैसे हमें पता है कि सोडियम की कंसनट्रेशन आउटसाइड द सेल ज़्यादा होती है। ठीक है, जाहिर सी बात है ज़्यादा कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आयंस मूव करते हैं तो सोडियम अंदर मूव करेगा। सोडियम के फ्लो की वजह से एक ऐसा पोटेंशियल जनरेट होगा कि वो फर्दर सोडियम की मूवमेंट को रोक देगा कि अब मज़ीद सोडियम अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? नर्व्स पोटेंशियल। नर्व्स पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है जो कि फर्दर मूवमेंट ऑफ आयन को अपोज करता है। तो सोडियम के लिए कितना होता है नर्व्स पोटेंशियल? +61। नर्व्स पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज़ +61। सोडियम के फ्लो की वजह से अंदर अगर पोटेंशियल +61 हो जाए तो ये मज़ीद सोडियम के फ्लो को रोकेगा कि अंदर अब मज़ीद सोडियम नहीं आ सकता। तो दिस इज़ द नर्व्स पोटेंशियल ऑफ द सोडियम। इसी तरह से हमारे पास पोटेशियम का नर्व्स पोटेंशियल होता है कि पोटेशियम के बाहर मूवमेंट की वजह से अंदर एक स्पेसिफिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जो मज़ीद पोटेशियम के आउटफ्लो को रोकता है। ठीक है, तो वो होता है पोटेशियम का नर्व्स पोटेंशियल, और पोटेशियम का नर्व्स पोटेंशियल क्या है? -86। इसका ये मतलब हुआ कि पोटेशियम की बाहर मूवमेंट की वजह से जब सेल के अंदर पोटेंशियल -86 हो जाएगा तो फिर
मज़ीद पोटेशियम के आउटफ्लो को ईफ्लक्स को रोक दिया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास क्लोराइड का भी नर्स पोटेंशियल होता है। क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है और अंदर कम होती है, ठीक है। क्लोराइड आयन के इनफ्लक्स की वजह से जब स्पेसिफिक पोटेंशियल रीच करेगा तो वो मज़ीद क्लोराइड के इनफ्लो को रोक देगा। तो वो कितना होता है नर्स पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड -70, ठीक है, -70 मिली वोल्ट। बाहर क्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है 108 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जब क्लोराइड अंदर आता है उसके अंदर आने की वजह से हमारे पास पोटेंशियल कितना हो जाए -70, तो मज़ीद क्लोराइड अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट नर्स पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट आइंस। तो अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा थी और वो अंदर आ गया, अब वो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, नर्स पोटेंशियल तो जनरेट हो गया, मज़ीद सोडियम अंदर नहीं आ सकता। तो अब जी जो अंदर सोडियम आ गया है, यहाँ पर हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। जो एक्स्ट्रा सोडियम अंदर आ जाता है उसको वो दोबारा से बाहर ले जाते हैं और इसी तरह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन मेंटेन रहता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर पोटेशियम की भी पंप होते हैं, उनको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। वो क्या करते हैं, जब एक्सेसिव पोटेशियम बाहर चला जाता है तो वो उस पोटेशियम को वापस अंदर लेकर आ जाते हैं और इस तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है, जो कि हमारे पास होता है -65 इन द केस ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। और इसी तरह से क्लोराइड के लिए भी क्लोराइड पंप होता है। जब एक्सेसिव क्लोराइड अंदर आ जाता है तो वो उस क्लोराइड को कंटिन्यूसली बाहर पंप कर रहा होता है ताकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है न्यूरॉन के केस में -65 मिली वोल्ट। नर्स पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो है EMF = ±61 log कंसंट्रेशन ऑफ आयन इनसाइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयन आउटसाइड। इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी आयन का नर्स पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पॉजिटिव आयन का नर्स पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। और अगर हमें नेगेटिव आयन का नर्स पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ पर पॉजिटिव आयन पुट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सोडियम का नर्स पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम सोडियम की कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ द सेल लिखेंगे डिवाइडेड बाय सोडियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सोडियम का नर्स पोटेंशियल होगा। इसी तरह से हम किसी भी आयन का नर्स पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ एक्साइटेशन ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि एक्साइटेशन होती किन किन वजह से है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि एक्साइटेशन उस वक्त होती है जब सेल के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी। पॉजिटिविटी किन किन वजह से क्रिएट हो सकती है, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जब पॉजिटिव आयन यानी कि सोडियम अंदर आएगा तो उसकी वजह से पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। उसके अलावा हमारे पास क्लोराइड आयन की और पोटेशियम की परमेबिलिटी को डिक्रीज़ कर दिया जाएगा ताकि पोटेशियम जो है वो बाहर ना जाए और अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट रहे और क्लोराइड आयन अंदर ना आए और अंदर आके वो नेगेटिविटी कॉज ना कर सके, ठीक है। तो एक्साइटेशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि सोडियम की कंडक्शन को बढ़ा दिया जाता है इनसाइड द सेल। उसके अलावा पोटेशियम की और क्लोराइड की परमेबिलिटी को कम कर दिया जाता है ताकि पोटेशियम अंदर रहे और क्लोराइड बाहर रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए एक्साइटेशन की वजूहात। अब हम देख लेते हैं कि जब एक्साइटेशन होती है तो उसके बाद क्या होता है इनसाइड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। हमें ये पता है कि नर्व सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -65 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। जब सोडियम अंदर आता है तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देता है। -65 से ये हमारे पास -55 होगा, फिर -45 हो जाएगा, ठीक है। जब ये -45 पर पहुंचता है तो फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है क्योंकि -45 इज़ अ थ्रेशोल्ड लेवल फॉर द न्यूरॉन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि सोडियम के अंदर आने की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह से चेंज होता है। जब -45 पर पहुंचता है तो थ्रेशोल्ड लेवल होता है -45, इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और इस तरह से आगे जो भी सिग्नल होता है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। एक और बात जो वो यहाँ पे कह रहे हैं वो ये है कि जो हमारे पास सोमा होता है, ठीक है, सोमा या फिर सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन होता है, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर लेस नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं। लेस नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से बहुत ज़्यादा सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होता इनटू द सोमा या फिर सेल बॉडी और उसकी वजह से यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। लेकिन सोमा के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए सोमा के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है, थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है, वो फौरी तौर पर उसको एक्सॉन की तरफ ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। जो भी इसके अंदर डिस्टर्बेंस आएगी, आयन की डिस्टर्बेंस आएगी, वो फौरी तौर पर आगे एक्सॉन पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और एक्सॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो सोमा के अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस उसकी बहुत कम होती है। ठीक है, इसकी वजह से जो भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिस्टर्बेंस आती है, जो भी थोड़ा सा भी इफेक्ट आता है, वो फौरी तौर पर एक्सॉन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। एक्सॉन पर एक्शन पोटेंशियल क्यों जनरेट होता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम अंदर आता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए लाजमी है कि हमारे पास सक्सेसिव डिस्चार्ज हो न्यूरॉन से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर एक ही दफ़ा प्री सिनेप्टिक टर्मिनल ने डिस्चार्ज किया तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए लाजमी है कि हमारे पास सक्सेसिव डिस्चार्ज हो। ठीक है, -65 से -45 तक जाएगा और -45 जब पहुंच जाएगा तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस की हुई है, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्या है? न्यूरॉन का जो हमारे पास आरएमपी होता है वो -65 होता है। जैसे ही पॉजिटिविटी अंदर आती है तो ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये -45 तक चला जाता है। इस लेवल पर जब पहुंचता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड लेवल पर लाने के लिए हमें +20 का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, +20 का डिफरेंस जब हुआ तो फिर -45 हो गया और फिर यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो ये जो +20 मिलीवोल्ट का वोल्टेज है, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, यानी कि हमें +20 मिलीवोल्ट चाहिए पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक्साइटेशन कॉज करवाने के लिए, इसीलिए इस वोल्टेज को हम बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग न्यूरोनल इनहिबिशन। हमें ये पता है कि न्यूरॉन को इनहिबिट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। कोई भी न्यूरॉन, कोई भी सेल कब इनहिबिट होगा? जब उसके अंदर नेगेटिविटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिविटी को जनरेट करने के लिए लाजमी है कि हम नेगेटिव आयंस को अंदर लेके आएँ। तो नेगेटिविटी जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है? क्लोराइड की और पोटेशियम की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ क्लोराइड एंड पोटेशियम आयंस। इससे क्या फ़ायदा होगा? क्लोराइड जो है वो ECF में ज़्यादा होता है। जब क्लोराइड की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो नेगेटिव आयन जो है वो अंदर आएंगे और नेगेटिविटी कॉज करेंगे। और पोटेशियम की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करने का क्या फ़ायदा होगा? सेल के अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। जब सेल की परमिएबिलिटी पोटेशियम के लिए ज़्यादा हो जाएगी तो पोटेशियम का आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा। जब पॉजिटिव आयन्स सेल से बाहर आएंगे तो अंदर नेगेटिविटी कॉज होगी। तो इनहिबिशन के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं? इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ क्लोराइड एंड पोटेशियम आयन्स। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर हमारे पास जो एनायनिक रिसेप्टर्स होते हैं उस पर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आकर अटैच होता है। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर आकर अटैच होता है तो वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज करता है, जिसमें वो क्लोराइड की और पोटेशियम की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। क्लोराइड आयन अंदर आते हैं और अंदर आकर नेगेटिविटी कॉज करते हैं और पोटेशियम का फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है ताकि सेल के अंदर नेगेटिविटी जनरेट हो। ठीक है, जब सेल के अंदर नेगेटिविटी जनरेट होती है तो फिर क्या होता है कि हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -65 से -70 तक चला जाता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कि हमारी मेम्ब्रेन जो है वो हाइपर पोलराइज हो गई है। ठीक है, -65 से -70 तक जो डिफरेंस आया वो हमारे पास -5 मिलीवोल्ट का है। ठीक है, इस -5 मिलीवोल्ट को हम बोलते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि -65 इज़ द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब हमें इसको इनहिबिट करना होता है तो हम नेगेटिविटी अंदर जनरेट करवाते हैं। नेगेटिविटी जनरेट होती है तो ये हमारे पास -65 से -70 मिलीवोल्ट हो जाता है और -5 का डिफरेंस आता है। तो -5 का डिफरेंस हमें कॉज करवाना होता है इनहिबिशन कॉज करवाने के लिए, इसीलिए इस -5 को हम बोलते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। उसके बाद यहाँ पर एक और बात इन्होंने डिस्कस की हुई है, वो है प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। अभी तक तो हम लोगों ने एक्साइटेशन और इनहिबिशन जो पढ़ी है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पढ़ी है। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो इनहिबिशन होती है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर भी हो सकती है। ठीक है, इसका पूरा फेनोमेना क्या है कि प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन कैसे होती है? जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आता है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम अंदर आता है और अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। इसके साथ ही साथ क्या होता है
कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स तो ओपन होते हैं, लेकिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी एक्टिवेट हो जाता है। जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आकर इन रिसेप्टर पर अटैच होता है तो फिर क्या होता है कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अंदर सेल के अंदर नेगेटिविटी कॉज करवाते हैं बाय इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ क्लोराइड आइंस। ठीक है, क्लोराइड आयन भी अंदर सेल के मूव करना शुरू कर देते हैं। जब सेल के अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों आना शुरू हो जाती है तो ये जो नेगेटिव आयंस हैं ये पॉजिटिव के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो साइनैप्स में पहुंचने से पहले ही टर्मिनेट हो जाता है और वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर नहीं पहुंच पाता। इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। ठीक है, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन का क्या एडवांटेज है कि ये मोस्टली जो हमारे पास सेंसरी ट्रैक्स होते हैं उसके अंदर प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन होती है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है कि जब हमारे पास ये फॉर एग्जांपल दो ट्रैक्स हैं, एक हमारे पास पेन की सेंसेशन को लेकर जा रहा है और दूसरा हमारे पास टेम्परेचर की सेंसेशन को लेकर जा रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ से पेन सेंसेशन जा रही होगी तो यहाँ पर प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन जो है वो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर को भी साथ ही साथ रिलीज़ करेगी और वो लेटरल जो हमारे पास लेटरल पाथवे है उसको इनहिबिट करेगी ताकि सेंसेशन इस ट्रैक से ना जाए और पेन की ही सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुँचे। ठीक है, तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन क्या करवाता है, ये हमारे पास जो सिग्नल जा रहा होता है ब्रेन तक उसकी मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है और जो सिग्नल जा रहा होता है जैसे पेन के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचना है तो उसी को लेकर जाता है और प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन की वजह से जो लैटरल ट्रैक्स होते हैं उनकी वहाँ से इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती। ठीक है, तो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन कैसे होती है कि जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आता है तो वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करवा देता है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आकर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाता है जिसकी वजह से सेल के अंदर नेगेटिविटी कॉज होती है और जो एक्शन पोटेंशियल की वजह से सेल के अंदर पॉजिटिविटी जनरेट हुई थी उसने उस पॉजिटिविटी के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे ही एक्शन पोटेंशियल इनहिबिट हो जाता है और वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर नहीं पहुँच सकता। ठीक है, न्यूरोनल एक्साइटेशन और इनहिबिशन के कॉन्सेप्ट को हम बुक के डायग्राम से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है और ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है। ठीक है, हमें पता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -65 मिली वोल्ट होता है। जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आया तो सेल के अंदर पॉजिटिविटी कॉज हो गई। ठीक है, क्योंकि सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ जिसकी वजह से सेल के अंदर पॉजिटिविटी कॉज हुई। -65 से हमारा पोटेंशियल कहाँ तक पहुँच गया, -45 मिली वोल्ट। ये हमारे पास थ्रेशोल्ड लेवल है। -45 मिली वोल्ट फौरी तौर पर यहाँ पे एक्सॉन पे ट्रांसफर होगा और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। सोमा पे हमारे पास एक्शन पोटेंशियल इस वजह से जनरेट नहीं होता क्योंकि यहाँ पर लेस नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही -45 आता है फौरी तौर पर यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, -65 से -45 का जो डिफरेंस आया है +20, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्योंकि +20 हमें चाहिए होता है एक्साइटेशन कॉज करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनहिबिशन की एग्जांपल दी हुई है। ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आया तो इसने यहाँ पर क्या करवाया, सेल के अंदर नेगेटिविटी कॉज करवाई। कैसे नेगेटिविटी कॉज करवाई, क्लोराइड का इन्फ्लक्स करवाया और पोटेशियम का इफ्लक्स करवाया। क्लोराइड का जब इन्फ्लक्स करवाया तो इसके अंदर नेगेटिविटी कॉज हो गई और पोटेशियम के इफ्लक्स की वजह से पॉजिटिविटी बाहर गई, तो इसकी वजह से भी सेल के अंदर नेगेटिविटी कॉज हुई। तो नेगेटिविटी कितनी हुई, -65 से हमारे पास -70 तक पहुंच गया। तो कितना डिफरेंस आया, -65 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, नेगेटिविटी कॉज होने के बाद ये -70 हो गया। तो ये जो -5 का डिफरेंस आया है, इस -5 को हम बोलते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है,